हेलो एवरीबॉडी। एक 23 साल का लड़का जो यूके की एक शिपिंग कंपनी में काम कर रहा था एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों को कैट एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा था। एक दिन वो खुद कैट का एग्जाम दिया एंड बैंग ऑन 100% आई। एक और अटेम्प्ट, रिजल्ट वही 100% आई। ये देख के लोग समझे कि वो आईएम में एडमिशन लेगा, लेकिन उसका सपना कुछ अलग था। ही क्विट्स हिज जॉब एंड स्टार्टेड ए न्यू मिशन, एक ऐसा मिशन जो हर स्टूडेंट के आईएम जाने का सपने को साकार करे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाइजू रविंद्रम की। बाइजू रविंद्रम ने छोटे मोटे वर्कशॉप से शुरू किया था। एट ए सर्टेन पीरियड वर्कशॉप इतना बड़ा हो गया कि उसमें 20,000 स्टूडेंट आने लगे एंड इसी से जन्म हुआ एक कंपनी का, जिसको आज हम बाइजूस के नाम पे जानते थे। The coronavirus pandemic has disrupted education across the world. Some families are struggling to adjust as the coronavirus crisis grows. कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस ने नई बुलंदियां हासिल। Over the last so many years, we are touching 150 million students across the world. Our lead story tonight is about Byju's, one of India's most celebrated unicorns. Today, it is a startup engulfed in a crisis. Byju's continue to be in focus a month after firm's investor Infosys resigned from Byju's board. Byju is under the radar for alleged violation of India's foreign exchange laws. ये जितना बोलते हैं बायजूस वाले उतना है नहीं। लेकिन वही बाइजूस जो इन्वेस्टर का आंखों का तारा था, आज अपने जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से गुजर रहा है, जिसका वैल्यूएशन 22 बिलियन तक पहुंच गया था, जो एक समय इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्राइड था, लेकिन आज स्ट्रगल कर रहा है सैलरीज देने में, पीएफ एंड टीडीएस जमा करने में। सिचुएशन इतना बुरा हो गया है कि बाइजू रविंद्रम को अपने घर गिरवी रख के $12 मिलियन का लोन लेना पड़ा एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए। पर यह सब हुआ कैसे? जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के दम पर हर घर घर तक पहुंच रहा था, जिसका वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गया था, वो आज $3 बिलियन कैसे बना? Byju's posted a loss of $327 million. The company saw a loss of over 4,500 crore rupees. The losses have gone up more than 15 times to come in at 4,564 crores. बाइजू का डाउनफॉल एक ऐसी रॉकेट की तरह है जो आसमान में छोड़ा तो गया, लेकिन पटक से गिर भी गया। पर क्यों? क्या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है या स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दिए हैं? इस वीडियो में हम वो पावरफुल लेसन सीखेंगे जो हर बिजनेस ओनर के लिए एक वेकअप कॉल होगा। ये कहानी सिर्फ एडटेक की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेंड फॉलो करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है तो चाहे आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लो, वो कभी ना कभी ब्रेक होगा ही। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इंडस्ट्री के बड़े नाम आज भी इस कोलैप्स पर शॉक्ड है। हंसल मेहता ने कहा कि स्कैम का नया सीजन बनाना पड़ा तो वो बायजूस के ऊपर बनाएंगे। प्रदीप शाह जो मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के को-फाउंडर है, उन्होंने पूरा किताब लिख डाली बायजूस के ऊपर, द लर्निंग ट्रैप, हाउ बायजूस टूक इंडियन एडटेक फॉर ए राइड। प्रदीप शाह ने ये बात पहले ही बोल दिया था कि ये कंपनी कोलैप्स होने वाली है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो इस वीडियो को कोई कंपनी के ट्रेजेडी के तौर पे मत देखे, बल्कि अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के एक रियलिटी चेक के तौर पर देखें, क्योंकि आज ये बायजूस के साथ हो रहा है, कल किसी और भी कंपनी के साथ हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कहानी को उस पॉइंट से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेट्स रिवाइंड द क्लॉक एंड टेक यू 15 ईयर्स अगो, जब ऑर्डिनरी से शुरू होने वाली कहानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई। बायजू रविंद्रन वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ नॉर्थ केरला। हिज फैमिली वॉज डीपली रूटेड इन एजुकेशन। एक टीचर फादर जो फिजिक्स पढ़ाते थे और एक मदर टीचर जो मैथ्स पढ़ाते थे, और ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए बायजू, जहाँ पढ़ाई एक वे ऑफ लाइफ थी। स्कूल में वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी टॉप करते थे। बायजू का एकेडमिक जर्नी वही शुरू हुआ था। एसएन कॉलेज कन्नूर में ग्रेजुएशन और फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। 2000 में वो ग्रेजुएट हुए और फिर शिपिंग फार्म में एज ए सर्विस इंजीनियर काम शुरू किया। लेकिन 2003 में एक छोटा सा हॉलीडे ने उनके लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें अप्रोच किया कैट की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। बायजू ने अपने फ्रेंड्स को मदद की और अनजाना में एक नेचुरल टीचर बन गए। फ्रेंड्स इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने बायजू को भी कैट एग्जाम देने के लिए कहा। बायजू एक बार एग्जाम दिया एंड बैंग ऑन 100% आई, टॉपर बन गए। आईएम से कॉल आई, इंटरव्यूज क्लियर किया, सब कुछ रेडी था, पर फिर भी उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बायजू का एमबीए का पैशन नहीं था। 2005 में फिर से कैट एग्जाम दिया, एक और बार परफेक्ट स्कोर, और इस बार स्टूडेंट का डिमांड बढ़ गया। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स बायजू से गाइडेंस मांगने लगे। बायजू ने फॉर्मली कोचिंग शुरू की और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इतने आने लगे कि एक ऑडिटोरियम में 1200 स्टूडेंट्स को एक साथ क्लास लेना पड़ रहा था। पहली बार उनको रियलाइजेशन हुआ कि टीचिंग उनकी ट्रू कॉलिंग थी। 2006 में ऑफिशियली बायजू क्लासेस शुरू हुआ। उनका बिजनेस मॉडल सिंपल और पावरफुल था, दैट इज प्रीमियम मॉडल। फर्स्ट क्लास फ्री होता था और अगर पसंद आया तो 750 पर सेशन पे करो। वीकेंड्स पर वो 4 घंटे की वर्कशॉप्स लेते थे,
जिसमें शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स सिखाते थे जो एग्जाम टाइम और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो पाए। रिजल्ट्स 10 में से 9 स्टूडेंट फ्री सेशन अटेंड करते थे, बाद में वो पेड वर्कशॉप में एनरोल होने लगे। और फिर 2007 से 2009 के बीच बायजू ने सोचा कि सिर्फ कैट नहीं बल्कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया जाए। अपने ब्रांड्स को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने क्लासेस को 9 सिटीज तक बढ़ाई। इस पॉपुलैरिटी ने उनको एक ऐसा नाम दिया कि 2009 में बायजू की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। उसके बाद आया एक बड़ा ब्रेक थ्रू, वीडियो लेक्चर्स। एक रेवोल्यूशनरी मूव था। उन्होंने यूपीएससी जैसे टॉप एग्जाम्स के कोर्सेज भी लॉन्च किया। 2011 में बायजू थिंक एंड लर्न ऑफिशियली कॉर्पोरेशन बन गए और इसमें नए लोग ज्वाइन होने लगे। जो पहले उनके स्टूडेंट्स थे, इन्हीं में से थी दिव्या अग्रवाल, उनकी फ्यूचर वाइफ। उनके टीचिंग का यूनिक स्टाइल था कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ना और वीडियो फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करना। उन्होंने बेंगलोर में अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोला ताकि वो अपने न्यू वीडियो प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर पाए। 2011 से 2012 में जब वीडियो एजुकेशन मेन स्ट्रीम नहीं था, बायजू वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, जैसे उन्होंने कैट क्लासेस के लिए किया था। धीरे धीरे साइज 25,000 तक पहुंच गया। लोग बायजू क्लासेस में एनरोल होने के लिए बेचैन रहने लगे। एंड ये सब में से बायजू ने ये सीखा कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, कुछ वीडियो देख के, कुछ स्टोरीज सुन के और कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से। और मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए हर अप्रोच ट्राई करना ज़रूरी है। बायजूस ने एक्सपर्ट्स हायर किया, टेक्स्ट को वीडियोस एनिमेशन के साथ मिक्स किया और कॉमन एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बड़ा स्टेप था जो ट्रेडिशनल एंड मार्क्स बेस्ड सिस्टम से अलग है। बायजूस के सफ़र में असली टर्निंग पॉइंट आया 2012 में, जब रंजन पाई चेयरमैन ऑफ मणिपाल ग्रुप ने अप्रोच किया उन्हें। एक दिन रंजन पाई बायजू के होम टाउन आए और देखा 100 ऑफ स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन ए सेशन विद द इंस्पायरिंग टीचर। उन्होंने बायजू से बात की और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर दिया, 50 करोड़ रुपीस। बट देयर वाज ए कंडीशन, बायजू को डिजिटल जाना पड़ेगा। यह मीटिंग के सिर्फ 3 साल बाद बायजू ने लर्निंग ऐप लॉन्च किया जिसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर किंडरगार्टन तक हर क्लासेस का कंटेंट अवेलेबल था। जून 2015 में बायजू ने सिक्वेयर कैपिटल से $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लिया। अगले ही साल चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किया और अब बायजू का नाम हर जगह स्प्रेड हो रहा था। इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बायजूस के इम्पैक्टफुल लर्निंग मॉडल पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने एक केस स्टडी भी की। बायजूस का मिशन सिर्फ पैसा कमाना नहीं था और इसी वजह से ट्रस्ट और भी बढ़ने लगा। यही ग्रोथ और भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। 2018 में बायजूस इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया। बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया और लॉकडाउन के टाइम पर हर किसी के जुबान पर बायजूस का नाम था। और फिर आया कोविड-19 का वॉर, एक ऐसा समय जब स्कूल कॉलेज बंद होने लगा एंड एजुकेशन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट 190 कंट्रीज में 1.6 बिलियन लर्नर्स पे लॉकडाउन का इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन ये चैलेंज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी। एडटेक कंपनीज इंक्लूडिंग बायजूस ने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया ताकि स्टूडेंट्स लर्निंग कंटिन्यू रख पाए। मार्च से अक्टूबर तक बायजूस का पेज विजिट 150% बढ़ गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस करते हुए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की और इस कॉम्बिनेशन ने एडटेक की एक छोटी सी स्पार्क को एक फॉरेस्ट फायर बना दिया। इन्वेस्टर्स भी इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते थे और एडटेक सेक्टर में 2020 से 2020 तक के बीच में $6.65 बिलियन का फंडिंग आया। बायजूस के पास टोटल एडटेक इंडस्ट्री फंडिंग का हाफ यानी $3.3 बिलियन पैसा आया और इसी के साथ उनका वैल्यूएशन 22 बिलियन तक पहुंच गया, जैसे रातों रात मल्टीप्लाई हो गया हो। इन्हीं पैसों से बायजूस ने व्हाइट हेड जूनियर, आकाश टॉपर और ग्रेट लर्निंग जैसे कंपनीज को एक्वायर किया। पर ये भी कहते हैं टू बिग टू सून कैन लीड ए क्रैश। बायजूस को भी ये फेस करना पड़ा। ग्रोथ के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगे और प्रेशर भी। एम्प्लॉयज पर इम्पॉसिबल टारगेट्स का बोझ बढ़ने लगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर और अनसस्टेनेबल टाइमिंग की बातें सरफेस होने लगी। सेल्स टीम पर ऐसे टारगेट्स थे जिसमें पेरेंट्स को भी लोन लेने के लिए मजबूर किया जाता था। इंडिया में आज भी एजुकेशन को लेकर हर पेरेंट्स के अंदर एक फोमो रहता है। ये ड्रीम रहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। सेल्स टीम कुछ ऐसे टैक्टिक्स यूज किया जिसमें लोगों को डिस्काउंट का प्रॉमिस किया पर एक्चुअली डिस्काउंट नहीं देते थे। रिटर्न विंडो के बारे में झूठ बोला गया। बिना कॉन्सेंट के पेरेंट्स के फोन और आईडी यूज करके लोन्स अप्लाई कर दिया गया। ये सब होने लगा और पेरेंट्स डेब्ट के ट्रैप में फंसने लगे। फाइनली कंपनीज के खुद के लोन्स भी पाइल अप होने लगे और अप्रैल 2023 तक लेंडर्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि लोन्स ऑप्शन भी बंद हो गया। इन सब के साथ 2 बड़े चैलेंजेस आए। एक तो लॉकडाउन खत्म हो गया, स्टूडेंट्स फिर कॉलेज और स्कूल में जाने लगे। बायजूस की कहानी हमें ये याद दिलाता है कि शुरू में जो कंपनी सिर्फ एजुकेशन के लिए फोकस करता था
एंड जब कंपनी बड़ी होने लगी तब ये सपना समहाउ लॉस्ट हो गया। चलिए अब एक नज़र उनके जर्नी पर डालते हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए जो आज उनके लिए चैलेंजेस बन गए हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ ओवर हायरिंग। जब बायजूस का ग्रोथ फेज चल रहा था बायजूस ने ओवर हायरिंग कर लिया, बट इतना रैपिड हायरिंग उनके इंटरनल कल्चर और ऑपरेशनल कॉस्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। रिजल्ट ये हुआ कि लोगों को सस्टेन करना मुश्किल हो गया एंड ले-ऑफ्स तक बात पहुंच गई। मिस्टेक नंबर 2 इज हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एड्स एंड स्पॉन्सरशिप। बायजूस ने अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए ह्यूज एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप पर हेवी स्पेंडिंग करी। क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर से लेकर शाहरुख खान एंड मेसी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को ऑनबोर्ड करना ये जरूरी तो था, लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल करने में कमी रह गई जिसमें प्रॉफिट्स पर प्रेशर क्रिएट किया। एक टाइम पर जब प्रॉफिट सस्टेन होने चाहिए थे वहाँ एक्सेसिव स्पेंडिंग कंपनी को फाइनेंशियली अनस्टेबल बना दिया। मिस्टेक नंबर 3 इज एग्रेसिव एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। बायजूस ने कई कंपनीज को एक्वायर किया लाइक व्हाइट हेड जूनियर, टॉपर, आकाश, ग्रेट लर्निंग। ये एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए तो था पर उन्होंने बायजूस की रिसोर्सेज और फोकस को भी डिवाइड कर दिया। रैपिड एक्सपेंशन और एग्रेसिव एक्विजिशंस ने कंपनीज के कोर स्ट्रेंथ पर प्रेशर डाला और इंटीग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज और ऑपरेशनल चैलेंज बढ़ गए। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेन बिजनेस लेसन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट। लेसन नंबर 1 इज सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो ग्रोथ सस्टेनेबल हो। शॉर्ट टर्म में वो अट्रैक्टिव दिख सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डैमेजिंग है। लेसन नंबर 2 इज बैलेंस मार्केटिंग विद प्रॉफिटेबिलिटी। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन उसे कंट्रोल में रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ओवर एक्विजिशंस। मल्टीपल एक्विजिशन बिना स्ट्रेटेजीज के सिर्फ रिसोर्सेज को डिवाइड करना होता है जो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को और बढ़ाता है। लेसन नंबर 4 इज कल्चर। कंपनी की ग्रोथ से पहले उसका कल्चर एस्टेब्लिश करना जरूरी है। ओवर हायरिंग एंड टॉक्सिक टारगेट से एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये रहा बायजूस की कहानी। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि कोई भी बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, चीयर्स।